गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है संख्याओं के प्रकार, नंबर सिस्टम। यदि हमको संख्याओं के प्रकार और नंबर सिस्टम समझ में नहीं आए, मतलब हमारा बेसिक ही वीक रह गया। तो हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नंबर सिस्टम, संख्याओं के प्रकार एक मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब संख्याओं के प्रकार और नंबर सिस्टम को हम बहुत सिस्टमेटिक स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। आप पूरा लेक्चर देखें, आपको नंबर सिस्टम और संख्याओं के प्रकार में फिर कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ठीक है। अब संख्याओं के प्रकार और नंबर सिस्टम में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेना चाहते हैं चर संख्या। मतलब संख्याओं को हम मोटे मोटे तौर पे डिवाइड करें तो एक को हम चर संख्या कहेंगे। चर संख्या इट मीन्स इंग्लिश में यदि हम कहें तो वेरिएबल नंबर। नाम से ही समझ में आता है कि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके मान चर मतलब चलने वाले हैं, बदलने वाले हैं। इंग्लिश में बोलें तो वेरिएबल मतलब मान वेरी करेंगे। ठीक है। तो आप सोचो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके मान चलते हैं और बदलते हैं या वेरी करते हैं। तो शायद आप लोगों ने सही अनुमान लगा लिया होगा। अब हम उसकी डेफिनेशन और उन एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा। शायद आपने इन्हीं संख्याओं के बारे में सोचा होगा, ABCD से लेकर XYZ तक। हम लोग जानते हैं इन संख्याओं के अपने स्वयं के कोई मान नहीं होते हैं, इसीलिए इनके मान चेंज होते रहते हैं। आपने कईयों बार देखा होगा, माना कि x बराबर 10, तो उस टाइम x का मान क्या हो गया 10। किसी ने बोला माना कि x बराबर 50। और तो और यदि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है तब हम पहले से सपोज कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इसका मान माना कि x आएगा। क्यों इनके मान की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि इनके अपने स्वयं के कोई मान नहीं होते हैं। तो वे संख्याएं जिनके अपने स्वयं के कोई मान नहीं होते हैं, अर्थात इनके मान बदलते रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? चर संख्या। ठीक है। और जिनके अपने स्वयं के निश्चित मान होते हैं, स्वाभाविक उनके मान कभी भी नहीं बदलते हैं, तो उन संख्याओं को फिर हम क्या कहेंगे? अचर संख्या। इंग्लिश में कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट इट मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स है। हमारे सपोज करने से, हमारे कल्पना करने से इनकी वैल्यू कभी भी बदलने वाली नहीं। तो वे संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं और जिनके मान कभी भी बदलते नहीं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अचर संख्या। और इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट नंबर। इनके भी यदि आप एग्जाम्पल देखें तो शायद 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत इनफाइनाइट तक जो नंबर्स हैं, सारे नंबर कैसे हैं? अचर है। इनके मान कभी भी बदलते नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा या सुना होगा कि माना कि 5 बराबर 6, सपोज 5 इज इक्वल टू 6। 5 का मतलब 5.1 भी नहीं हो सकता। 1 रुपये का मतलब 1 रुपया 10 पैसा भी नहीं हो सकता है। 1 रुपया इट मीन्स 1 रुपया, क्योंकि इनके अपने स्वयं के मान है। आप कहीं भी जाके बोलें, सपोज किसी इंसान को बोलें कि प्लीज गिव मी 5 पेन, आप मुझे 5 पेन दे दीजिए, वो शॉप में जाएगा, निकाल के आपको 1 2 3 4 5 काउंट करके 5 पेन दे देगा। लेकिन आप किसी को कहो गिव मी X नंबर ऑफ पेन, मुझे X पेन दे दीजिए, वो कुछ भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि X का अपना स्वयं का कोई मान नहीं है। जबकि आपने 5 बोला, 5 का मान 5 है। जैसे ही आपने बोला वो समझ गया 5 मीन्स ये होता है। क्लियर? तो जिन संख्याओं के अपने स्वयं के कोई मान नहीं है और मान बदलते हैं, चलते हैं, हिंदी में चर, इंग्लिश में वेरी होते हैं, वेरिएबल। जिनके अपने मान चलते नहीं, बदलते नहीं, फिक्स है, हिंदी में बोलें अचर और इंग्लिश में बोलें कांस्टेंट।
अब वास्तव में एक जनरल पर्सन, एक सामान्य इंसान जो गणित का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता, आप और हम जानते हैं, वो इनको ही संख्याएं समझता है। इसीलिए जो हमारा डिटेल क्लासिफिकेशन है वो डेफिनेटली किसका है? वो अचर संख्याओं का है, वो कांस्टेंट नंबर का है। आओ अब हम अचर संख्याओं या कांस्टेंट नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जब हम इनका क्लासिफिकेशन देखने जाएंगे, सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। नाम से ही समझ में आता, पूर्ण संख्या मतलब इसमें तो पूरी संख्या शामिल है। एक सामान्य इंसान की सोच के हिसाब से बता रहा हूं, पूरी संख्या शामिल है। एक जनरल पर्सन, एक सामान्य इंसान से बोलोगे कि पूरी संख्याएं क्या होती है, तो वो कहेगा 0, 1, 2, 3। मतलब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगी? 0 से, और 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत इनफाइनाइट तक वो जाएगी। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हो जाएगी जिनकी शुरुआत कहां से होगी? 0 से, और वो कहां तक जाएगी? तो वो अनंत तक जाएगी। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो यदि कभी कोई क्वेश्चन आता है कि प्रथम पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 है। लेकिन अब मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप सोचो, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं, सपोज हम ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हैं और हमारे सर, हमारे टीचर हमको कह दे कि बेटा प्लीज आप 1 मिनट का टाइम निकाल के और हमारे यहाँ कितनी बेंच है काउंट करके प्लीज बताइए। सोचें, आप इमेजिन करें कि आप कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्या आप छत में गोली मार के पहले बोलेंगे 0 फिर 1 बोलेंगे? ये फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। आया समझ में अपने को? तो हम समझ गए कि हम काउंटिंग स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। तो पूर्ण संख्याओं में से यदि हम 0 को छोड़ दें तो आगे की सभी संख्याओं का उपयोग हम काउंटिंग में करते हैं, गिनने में करते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग हमने गिनने में किया, उसके लिए फिर हमने एक नया शब्द लेके आ गए। वो नया शब्द क्या कहलाया? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब वे संख्याएं जिनका उपयोग हम किस में करेंगे? गिनने में। अर्थात यहां शुरुआत 0 से ना होके शुरुआत कहां से होगी? 1 से। तो प्रथम प्राकृत संख्या यदि कोई पूछे तो आप 1 कहोगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक ये भी जा सकती है, अनंत तक ये भी जा सकती है। तो पहले हमने पूर्ण संख्या देखा, उसमें 0 शामिल था। यदि हमने 0 को हटा दिया तो बाकी की सारी संख्या क्या कहलाई? प्राकृत संख्या। फिर आगे फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे आया? प्राकृत संख्याओं में इन्होंने 2 का भाग दिया, मतलब 2 से डिवाइड किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इंग्लिश में कहें तो वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। तो जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग गया उन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया। अर्थात जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, और जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, आधा अधूरा गया, उन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया। और 2 के भाग जाने और 2 के भाग नहीं जाने के आधार पर फिर इन्होंने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया संख्याओं को सम प्राकृत संख्याओं में, और इसके आगे फिर आएगा विषम प्राकृत संख्या। तो सम प्राकृत संख्या किसको कहा? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला गया उसको इन्होंने सम प्राकृत संख्या कह दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6, 8, लास्ट में 2n देख रहे हैं। 2n क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि प्राकृत संख्या के पहले पद का मान 1 का मान 2 है, दूसरे पद का मान क्या है? 4 है। मतलब पद का जो स्थान है मान उसका डबल है, तो कोई n स्थान पे जाएगा तो n का डबल क्या आएगा? 2n। तो nth पोजीशन पे या nवें पद पे मान क्या आएगा? 2n। तो इस तरह से सम प्राकृत संख्या की बात आपने कंप्लीट की। जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग गया, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, उनको आपने सम संख्या कहा। इंग्लिश में कहें तो उनको आपने इवन नंबर कहा। अब जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं गया उनको हम लोगों ने हिंदी में क्या कहा? विषम प्राकृत संख्या, और उनको इंग्लिश में कहें तो ऑड नंबर। तो विषम प्राकृत संख्या या ऑड नंबर हमने किनको कहा? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। जैसे उदाहरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहला
ऐसा आंकड़ा जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपने विषम कहा। विषम में आप यहाँ 2n-1 देख पा रहे हैं। 2n-1 क्या, सिंपल ही है, जैसे आपको मालूम है ये 5th नंबर का पद है, 5वें नंबर का है, तो विषम के पद कैसे आ रहे हैं, जो भी आप स्थान लेोगे, जगह लेोगे, उसका डबल होगा पहले, फिर उसमें से कम होगा। जैसे 5वां पद है, 5 का डबल कर लीजिए, 5 × 2, 5 का डबल 10, एक कम कर लो 9, ये 9 दिखाई देगा। इधर आ जाओ, ये चौथे नंबर पे 4 का डबल कर लो पहले, डबल 2 का गुणा, फिर एक कम, तो 4 का डबल 8, 8 में से एक गया 7। तो जो भी स्थान चाहिए, जैसे n स्थान चाहिए, डबल करके एक कम कर लो, इस तरह इसका nवां पद आ जाएगा, वो है 2n-1। आया समझ में अपने को? तो यहां हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, यहां हमने प्राकृत संख्या के भी 2 हिस्से, जिनको सम कहा और जिनको क्या कहा, विषम, उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप नोटिस करो, अभी तक हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम, विषम पढ़ा, लेकिन उसमें ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर के बारे में डिस्कशन नहीं किया। चलो अब हम उनको भी शामिल करते हैं, भाई आप भी आ जाओ, आपके आने के बाद फिर एक नया नाम रख देंगे। तो जब हमने हमारे ग्रुप के अंदर, हमारी टीम के अंदर नेगेटिव लोगों को भी शामिल कर लिया, मतलब अभी तक पॉजिटिव लोग थे, अब नेगेटिव को भी शामिल कर लिया। तो जब आपने नेगेटिव को भी शामिल कर लिया पूरी संख्या में, पूर्ण संख्या में जब आपने नेगेटिव संख्या को भी शामिल कर लिया, तब आपने उसको पूर्णांक या इंटीजर कहा। तो पूर्णांक या इंटीजर कब आया, बोले जो हमारी पूर्ण संख्या थी, जो 0 से स्टार्ट हो रही थी, प्लस की तरफ जा रही थी, हमने उसके माइनस वाले हिस्से को भी शामिल कर लिया, तब उसे पूर्णांक कह दिया। यदि हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, स्वाभाविक है, कैसा लिखेंगे कि 0 से किधर, प्लस की तरफ जाने के साथ अब माइनस वाले को भी शामिल कर लो। जो हमारी पूर्ण संख्या या इंटीजर नंबर होते हैं, उसके भी 2 हिस्से यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक धनात्मक वाला हिस्सा और एक ऋणात्मक वाला हिस्सा। तो धनात्मक पूर्णांक को हम प्लस साइन z+ या i+ से डिनोट करेंगे, और आप इसके ऋणात्मक वाले हिस्से में जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप किससे डिनोट करेंगे, तो आप z- और i- से डिनोट करेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको भी थोड़ा सा नोट कर लो, उसको भी थोड़ा सा समझ लो, तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। ठीक है, आपने अभी तक जो देखा है वो क्या देखा, आपने अभी तक सबसे पहले देखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इट मीन्स उसके अंदर 1, 2, 3 एक आता है, मतलब छोटा ग्रुप क्या हो गया, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या के अंदर जब हमने 0 शामिल कर लिया, तो 0 शामिल कर लिया, एक मेंबर बढ़ गया, वो ग्रुप उससे ही बड़ा हो गया। तो प्राकृत से भी बड़ा ग्रुप हमने देखा, तो प्राकृत से भी बड़ा ग्रुप क्या हो गया, पूर्ण संख्या। मतलब ये झुंड बड़ा है, इसमें 0 शामिल है, 0 शामिल नहीं है तो छोटा झुंड हो गया, उसको क्या कहा, प्राकृत। लेकिन अभी तक नेगेटिव लोग शामिल नहीं थे, ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं थे, हमने उसको भी शामिल कर लिया, तो उसको हमने क्या कह दिया, पूर्णांक, मतलब एक बड़ा ग्रुप शामिल हो गया। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर के अंदर, पूर्णांक मतलब इंटीजर के अंदर कौन शामिल है, पूर्ण संख्या, और उसके अंदर कौन शामिल है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इस चीज को देखा और समझा। अब और मैं इसमें फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछ लेता हूं, चलो आप मुझे बताना, है ना। तो ये जो आपकी प्राकृत संख्या है, ये कौन है, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इसमें 0 शामिल नहीं था। यदि आपने इसमें 0 शामिल कर लिया, इट मीन 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, तो यह ग्रुप बड़ा होके क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या। लेकिन आपने नोट किया कि अभी तक भी हमने नेगेटिव लोगों को शामिल नहीं किया। अब आपने 0, 1, 2, 3 प्लस के साथ -1, -2, -3 को भी शामिल कर लिया, आपने क्या कह दिया, पूर्णांक। तो पूर्णांक पे आकर प्लस होना और माइनस होना, ये पाबंदी हट गई, लिमिटेशन हट गई। पूर्णांक मतलब अंक, मतलब नंबर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। आया समझ में अपने को, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, लेकिन अधूरा नंबर है, जैसे दशमलव में 1.7, बटे में है 1/7, फ्रैक्शन में बोल दो, बटे में बोल दो, डेसिमल में बोल दो, दशमलव में बोल दो, वो कहलाएगा अपूर्णांक।
और ये कहलाएगा पूर्णांक। अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ज़्यादा बेटर है वो अपन इसके बाद में समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब हम लोग उस चीज़ को समझते हैं जो मैं आपसे बोला था, क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है हम इसके बाद समझे। यदि हम समझने की कोशिश करें तो जैसे आपने देखा था कि 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक गया है ना। हमने यहां ले लिया -1 -2 -3 -4, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा बट माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यदि कोई आके हमसे पूछे कि आप प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या बताओ, तो शायद हम समझ गए कि प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या की शुरुआत यहां से होगी। इसी प्रकार जो प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या बोलेगा तो उसका जवाब क्या आप लोग देंगे? शायद आप समझते हैं कि प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1। लेकिन कोई आकर हमसे बोलता है कि जी नहीं, प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या नहीं, आप तो मुझे प्रथम ऋणात्मक प्राकृत संख्या बताइए, तो वो -1 कहेगा। तो इस तरह से यदि कोई बोले कि आप प्रथम ऋणात्मक प्राकृत संख्या बताइए, तो बताओ प्रथम ऋणात्मक प्राकृत संख्या में आपका जवाब क्या होगा? -1। लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते मन में अपने आप एक चीज डेवलप हो गई कि सर प्रथम धनात्मक प्राकृत में आपने +1, पॉजिटिव लोगों में +1 को शामिल कर लिया, नेगेटिव लोगों में -1 को शामिल कर लिया, आपने सर 0 को तो शामिल किया ही नहीं। तो भाई लोगों 0 ही एक ऐसा खुश नसीब नंबर है जो ना पॉजिटिव है, जो ना नेगेटिव है, जो ना धनात्मक है, जो ना ऋणात्मक है, वो इन दोनों चीजों से भी परे है, ऊपर है। आया समझ में अपने को? जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि या तो धन के कारण दुखी है कि भाई आज हम धनी हैं, वो चला जाएगा तो दुखी। यदि हमारे ऊपर ऋण है, कर्ज है, देने का दुख है। अब जिसको न देने का दुख, न लेने का दुख, न देना न लेना, वो है 0, जिसको शून्य की अवस्था अपन कहते हैं। तो शून्य धन और ऋण दोनों में नहीं है। आया समझ अपने को? तो कभी भी कोई बोले कि शून्य कैसा है, कि वो भैया धन नहीं है, बोले कोई शब्द, बोले अधनात्मक है, बोले वो ऋण है, बोले नहीं है, तो बोले क्या है? बोले वो अऋणात्मक है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो कभी भी कोई प्रथम पूछे, चाहे प्रथम धनात्मक पूछे, चाहे प्रथम अधनात्मक पूछे, प्रथम अऋणात्मक पूछे, दोनों केस में आपको जवाब क्या देना है? 0। फर्स्ट नॉन पॉजिटिव, फर्स्ट नॉन नेगेटिव, इन बोथ केस आंसर विल बी 0। दोनों ही परिस्थिति में जवाब क्या आएगा? 0। तो कभी भी कोई बोले कि ये ना इस पार्टी में ना इस पार्टी में है, तो हम गणित वाले लोग कह सकते हैं ये 0 जैसा है, न धन में है न ऋण में है। महात्मा विदुर, समझ में आया अपने को? महात्मा विदुर महाभारत में उन्होंने किधर भी शामिल नहीं हुए, इसीलिए उनको महात्मा विदुर कहा है। तो 0 जो धन में है न ऋण में है, तो प्रथम धनात्मक प्राकृत संख्या कहे तो 1, प्रथम ऋणात्मक प्राकृत संख्या कहे तो -1, लेकिन अऋणात्मक और अधनात्मक प्रथम बोले तो 0 कह देना। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का जब भी होगा मामला जरूर आएगा। तो आपने प्राकृत संख्या को समझा, उससे एक बड़ा ग्रुप बनाया, आपने उसको पूर्ण कहा, उससे भी बड़ा जिसमें नेगेटिव लोगों को भी शामिल कर लिया, आपने उसको पूर्णांक कह दिया। आया समझ अपने को? अब इसके आगे हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो देखेंगे क्या पोजीशन हमारी बनती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के जो हमारे सामने एक नया नंबर सिस्टम आया, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में आप कहोगे प्राइम नंबर। भाई नाम से ही समझ में आता है अभाज्य संख्या, मतलब इसमें किसी भी संख्या का भाग जाने वाला नहीं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, सोचो 5 एक कैसी संख्या होना चाहिए? 5 एक कैसी संख्या होना चाहिए? स्वाभाविक है आप कहोगे 5 एक अभाज्य संख्या। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या 5 में 5 का भाग जाएगा?
जरूर जाएगा, 5/5 बराबर 1 आता है। तो पॉइंट नंबर 2 के अभाज्य संख्या में और किसी का भाग नहीं जाता परंतु स्वयं का भाग तो जाता है। 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा। चलो मैं 5 के बटे में 1 लिख सकता हूं, 5/1 5 आ जाएगा, पर लिख तो सकता हूं। तो अभाज्य संख्या में स्वयं का भाग भी जाएगा, साथ ही साथ 1 का भाग भी जाएगा, परंतु स्वयं को छोड़ दें और 1 को छोड़ दें तो अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आओ तो इस तरह हमको इसकी डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं, एक भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं, क्यों नहीं, थोड़ी देर बाद समझाता हूं, है ना। तो 1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं मतलब खुद और 1 के अतिरिक्त और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वे संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। आप और हम इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 2, 3, 5, 7, समझ गए। तो इन संख्याओं में स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता। अब यहाँ एक और डेफिनेशन मैंने लिख रखी ब्लैक कलर में अलग से। क्या लिखा है देखो तो, क्या लिखा है, इन संख्याओं के 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर, इंग्लिश में बोलो फैक्टर, हिंदी में बोलो गुणनखंड होते हैं। ना 2 से कम, मतलब ना 1 ना 3, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं तो आपने यहां देखा है अच्छे से, फिर उसको मैं समझा देता हूं, है ना। आइए, तो आपने पहली संख्या क्या ली, 2, फिर क्या लिया 3, फिर क्या लिया 5, फिर क्या लिया 7। यदि आपसे कोई बोले 2 के 2 गुणनखंड, बोले हाँ 2 गुणा 1, 3 का बोले 3 गुणा 1, 5 का बोले 5 गुणा 1, 7 का बोले 7 गुणा 1, और ये गुणनखंड पूर्णांक होते हैं, पूरे अंक होना चाहिए। तो जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं, न उससे कम न उससे ज्यादा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यह भी एक परफेक्ट इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब अभाज्य के बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात किसकी करते हैं हम लोग, भाज्य की। तो अभाज्य के बाद हम लोग आगे चल रहे हैं और अभाज्य के बाद आगे चलते हुए हम बात अब किसकी करेंगे, भाज्य की। आओ तो भाज्य संख्या क्या है उसको समझने की कोशिश करें। वैसे तो हमने अभाज्य जब समझा वहीं से कंसेप्ट बन गया कि 1 को छोड़कर वे संख्याएं, 1 क्यों छोड़ रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको, 1 को छोड़कर वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी किसी न किसी संख्या का भाग तो जाना चाहिए। यदि 1 और स्वयं को छोड़ के और किसी भी संख्या का भाग चला गया तब हम लोग उसे क्या कहेंगे बताइए, तब हम उसे भाज्य कहेंगे। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं में क्या आ जाएगा आपका 4, 6, 8, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, भाज्य के, क्योंकि 4 में 4 और 1 के अतिरिक्त भी और किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। सभी लोग समझ रहे हो किसका भाग जा रहा बताओ, 2 का। ठीक है, इसीलिए फिर यहां आपने एक और डेफिनेशन लिखी है ब्लैक कलर में कि इन संख्याओं के 2 टुकड़े या 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर नहीं बल्कि 3 फैक्टर या उससे भी अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं। आप लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं। जैसे आपने अभाज्य संख्याओं में किनको शामिल किया, तो आपने, यदि मैं यहां बात करूं किसको शामिल किया, 4, तो आपको मालूम है 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 1, कितने फैक्टर, कितने गुणनखंड हो गए, 3, कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, है ना। मान लो यदि मैं बात करता हूं 6 का, तो 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग तो जाएगा ही। तो इन संख्याओं के 3 गुणनखंड या 3 फैक्टर कम से कम होंगे या उससे अधिक होंगे। अब क्वेश्चन आया कि आपने 1 को अभाज्य और भाज्य दोनों में ही शामिल नहीं किया, क्यों, कारण लिखा है देखो तो, 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड, एक ही फैक्टर होता है, वो खुद है, जबकि जो हमारी अभाज्य संख्या थी उसके कितने गुणनखंड थे, 2, भाज्य में 3 या 3 से ज्यादा, तो ना तो 1 के 3 गुणनखंड होते हैं ना 2 होते हैं, सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। इसीलिए उसको हम भाज्य और अभाज्य, मतलब इंग्लिश में कहें तो प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों में ही हम शामिल नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर हुई चीज अपने को। अब यदि हम इससे आगे की बात करें और आगे के नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हमारा जो नंबर सिस्टम आएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। नाम से समझ में आ जाता है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर।
परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय मतलब इनकी एंड पता होती है, इनका अंत पता होता है, जिसे हम कुछ उदाहरण के जरिए देखेंगे तो हमको फिर बहुत सही से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है कि इन संख्याओं में हम दशमलव के आगे जाके ये पता कर सकते हैं कि इन संख्याओं का एंड इस आंकड़े पे आके होगा। मान लो 1 पे अंत होगा, 2 पे, 3 पे, मतलब हम बता सकते हैं कि इसके एंड में ये आएगा, जिसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तब जाके हम इसको सही से समझ पाएंगे। आओ इसके उदाहरण देखें, उसी से हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, 1/2। आप 1 में 2 का भाग देके देखना। 1 में जब 2 का भाग दोगे 0.5 आएगा, 0.5 के आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंड हो गया, अंत पता चल गया कि दशमलव के बाद इसका अंत 5 है, इसके आगे कोई आंकड़ा आने वाला नहीं। आपने अगला एग्जाम्पल लिया 3/4। 3 में 4 का भाग देंगे, 0.75 बार कैंसिल होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, मतलब फिर इसका एंड कहाँ आ गया, 5 पे। आपने अगला एग्जाम्पल लिया 8/9। यहां पूरी तरह कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी घटना हो गई कि यहां एक ही एक आंकड़ा रिपीट होना शुरू हो गया। क्योंकि एक ही एक आंकड़ा रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम बता सकते हैं कि इसका एंड कहां होगा, 8 पे ही होगा, क्योंकि इसमें ना तो 7 आएगा ना 9 आएगा, आएगा तो 8 ही। मतलब हम एंड बता पा रहे हैं, एंड अंत बता पा रहे हैं। आया समझ में अपने को? चलिए एक फर्दर एग्जांपल लिया आपने 13/15। 13/15, ठीक है ना। तो 13/15 में भी सेम किस्सा है, पहले 8 बार भाग जाएगा, फिर 6 आने लगेगा, फिर रिपीट होना शुरू हो गया। तो परिमेय संख्या मतलब जिसका अंत में बता सकता हूं, एंड बता सकता हूं। और एंड बताने के 2 ही तरीके होते हैं। वो 2 तरीके क्या है, चलिए मैं समझा देता हूं फिर इसको एक बार। तो वो जो 2 तरीके हैं वो ये है कि या तो इस संख्या का क्या हो जाए, एंड, तो जहां एंड हो जाएगा बोल दूंगा भाई यही एंड है। तो इन दोनों केस में संख्याओं का एंड मतलब अंत हो रहा है, या फिर एंड नहीं होवे तो मुझे एक पैटर्न पता चल जाए, रिपीटेशन। तो मान लो रिपीट होना शुरू हो गया, तो भी मैं कहूंगा कि इसका अंत फलानी जगह होगा, क्योंकि रिपीट होना शुरू हो गया। तो अंत होने के 2 तरीके, या तो पूरा कैंसिल हो जाए, पूरा कट जाए, या फिर रिपीटेशन शुरू हो जाए, तब मैं उसका अंत बता सकता। और इस प्रकार की संख्याओं को मैंने क्या कहना है, परिमेय संख्या। ठीक है। अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22/7। ध्यान देना यहां पे 22/7 किसको लिखते हैं, 22/7 पाई को। किसको लिखते हैं, पाई को। पाई को हम लोग 22/7 लिखते हैं। अब नॉर्मली पाई और 22/7 को हम एक ही समझते हैं, परंतु एक नहीं है। 22/7 किस में आ रहा, परिमेय संख्या में। क्यों? क्योंकि 22/7 का जो मान है उसमें रिपीटेशन है। जैसे आप यहां देखो 22/7 का मान आप कैलकुलेटर से निकाल के देखना क्या आएगा, 3.142857। 3.142857, फिर वापस रिपीट हो जाएगा 142857, फिर वापस रिपीट हो जाएगा 142857। तो यहां रिपीटेशन हो गया। तो यदि आंकड़ों का रिपीटेशन हो गया या पूरी तरह कैंसिल हो गया, दोनों ही केस को हम किस में शामिल करते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर में। जबकि आपका जो पाई है उसका मान 3.141 और कुछ तो भी आता है, इसीलिए उसको परिमेय में नहीं शामिल करके हम अगले हिस्से में ले जाकर उसको शामिल करते हैं, जिसको आप और हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो ये मजेदार चीज देखी आपने कि 22/7 और पाई को एक ही मानते हैं, जबकि आज हमको समझ आया कि पाई का मान में रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए वो किस में है, अपरिमेय, जबकि 22/7 के मान में रिपीटेशन है। आया समझ में अपने को? तो अब अपरिमेय संख्या क्या है, तो बोले समझ में तो आ गया कि दशमलव के बाद इसका एंड हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आंकड़े न रिपीट होंगे न कटेंगे, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, इसीलिए वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या में कह दिया आपने कि दशमलव के बाद हम इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट मतलब एंड पता नहीं कर सकते कि एंड यही और इसी आंकड़े पे होगा। आंकड़े चेंज होते जाएंगे, आगे जाओगे आंकड़े चेंज होते जाएंगे। इसका भी हम लोग उदाहरण देखेंगे।
तो निश्चित रूप से फिर अपने को चीजें समझ में आएगी। जैसे √2, अब 2 का वर्गमूल लेंगे 1.414। अब ऐसा नहीं है कि 414 आएगा, ना तो ये पूरी तरह से कटेगा, ना ही रिपीटेशन मिलेगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। जब कभी कुछ आएगा तो हम कैसे बताएंगे कि भाई इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो जब आंकड़ों में रिपीटेशन भी ना होवे, पूरी तरह कटे भी नहीं, इसीलिए हम उसका एंड आगे का बता नहीं सकते कि इसके आगे यही आएगा, तब हम उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। यहां आपका मजेदार एग्जांपल बैठा हुआ पाई में आप देखोगे 3.1415926, आगे क्या आएगा पता नहीं, चेंज होते जाएगा। इसीलिए पाई किस में आ गया बोलो तो अपरिमेय संख्या में, या इंग्लिश में कहें तो इरेशनल नंबर में। तो अब ये कितना बड़ी बात हो गई। अपरिमेय मतलब जिसका एंड तो पता है, जिसकी स्टार्टिंग तो पता है 1 से, बट एंड कहाँ होगा पता नहीं। लेकिन परिमेय में किसको रखा, स्टार्टिंग तो सबकी पता होती है, इनकी भी और जो पहले आपने परिमेय लिखा उनकी भी, बट उनका स्टार्टिंग भी मालूम होता है, एंड भी मालूम होता है। तो जिसका स्टार्टिंग भी मालूम है, एंड ही मालूम है, उसी चीज को हम देख सकते हैं, उसी का जवाब दे सकते हैं। जिसका स्टार्टिंग तो मालूम पर एंड पता ही नहीं है, लाइफ में धुआं ही निकल रहा है, गाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी समझ में नहीं आ रहा, हम तो उसका जवाब भी नहीं दे सकते। तो आगे जाके इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे कि जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है उसको हम लोग कईयों केस में क्या कहते हैं, अपरिमेय, कि इसका जवाब अपरिमेय। स्पेशली लॉग के केस में ये बात होती है, लघु गुणक लॉगरिथम के केस में, ठीक है। ये परिमेय और अपरिमेय। तो अब संख्याएं, मैक्सिमम संख्या इन दोनों में शामिल हो जाती है, क्योंकि परिमेय मतलब जिसका स्टार्टिंग भी मालूम है, एंड भी मालूम है। अपरिमेय जिसका स्टार्टिंग तो मालूम, एंड मालूम ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ, हमको हमारा बर्थडे मालूम है लेकिन एंड किस दिन होगा पता नहीं है, मतलब हमारी लाइफ भी किस तरह की संख्याओं का एग्जाम्पल है। हमारी लाइफ भी अपरिमेय है, इरेशनल है, ठीक है। अब यदि हम और आगे चलें इनको कंक्लूड करते हुए, तो अब आ जाता है वास्तविक संख्या। क्या जाता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तव में हमने जो भी नंबर पढ़े हैं अभी तक, सारे ही नंबर कौन से हैं, वास्तविक। ABCD XYZ एक अलग केस है, सारे नंबर वास्तविक कहलाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या को यदि हम और परिभाषित करने जाएं तो ऐसा भी कह सकते हैं, जिनका वर्ग धनात्मक प्राप्त होता है, जिनका वर्ग धनात्मक प्राप्त होता है। अब सोचने वाले लोगों ने तो सोच लिया कि सर वर्ग तो कर दोगे तो जीवन भर ही धन आएगा, कैसे, कि सर आप समझ लो चाहो तो। जैसे आपने देखा यहां पे मैंने लिया 3 का वर्ग किया, 3 गुणा 3 क्या आया 9, +3 लिया तो भी प्लस का 9। मान लो किसी ने बोला -3 ले लिया, इसका वर्ग कर दिया, -3 गुणा -3, ये भी तो प्लस का 9 आएगा। तो यहाँ कंसेप्ट ही समझ में आ गया कि यदि आप वर्ग कर दोगे तो हमेशा संख्याएं धन में ही आएगी, जवाब धन में आएगी। स्क्वायर का आंसर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा धन में आएगा। तो बोले सर फिर संख्याएं बची कौन सी, समझते हैं, आगे समझते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आती है, या परिभाषित करने की बात आए तो जिनके वर्ग और स्क्वायर धनात्मक होते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है। आओ अब हम इसके आगे की बात करें, है ना। तो इसमें सभी प्रकार की संख्या आ गई, परिमेय और अपरिमेय दोनों। आओ इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्लासिफाइड करके बताऊं मैं आपको। वास्तविक संख्या, जैसा आपने बोल दिया कि इसमें सभी प्रकार की संख्या आ गई, तो वास्तविक के अंदर घुस जाए तो मोटे मोटे 2 ही क्लासिफिकेशन है। एक जिसका एंड और स्टार्टिंग और एंड दोनों मालूम है, एक जिसका स्टार्टिंग तो मालूम, एंड ही मालूम नहीं, इट मीन्स परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक को 2 बड़े बड़े भाग में डिवाइड करेंगे, तो एक आएगा परिमेय और एक आएगा अपरिमेय। अब परिमेय में क्या आएगा वो बात करते हैं, अपरिमेय में क्या आ सकता है या नहीं आ सकता वो बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब समझ गए, अपरिमेय में तो कुछ भी आने वाला नहीं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग मालूम है, एंड मालूम नहीं है, तो उसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन परिमेय संख्याओं में फिर आ सकता है, क्योंकि हमने जो भी संख्याएं पढ़ी है, किसको छोड़ के, अपरिमेय के छोड़ के, वो सब की सब कैसी है, परिमेय। सब की सब कैसी है, परिमेय। उदाहरण के लिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बताइए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में फिर यदि अपन बात करें, 0 शामिल था, यदि हमने 0 को हटा दिया तो क्या कहा, प्राकृत संख्या, निश्चित रूप से वो भी परिमेय है। फिर आपने किसको पढ़ा,
निगेटिव लोगों को शामिल कर लिया तो पूर्णांक कह दिया, लेकिन यहाँ पूर्णांक मतलब पूर्ण धन अंक, अंक पूरे होना चाहिए, आधे अधूरे मतलब बटे वाले और दशमलव वाले नहीं चलेंगे। अब आप बटे वाले और दशमलव वाले को भी शामिल कर लो तो उसको अपूर्णांक कह दोगे। तो चाहे अंक पूरा हो, चाहे अंक अधूरा हो, चाहे जीरो शामिल हो, चाहे जीरो शामिल नहीं हो, सब के सब किस में आएंगे? आपके परिमेय में। तो बोले सर फिर तो कुछ बचे ही नहीं है, सभी इसमें शामिल हो गया। आओ देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, आओ उसको भी समझ लेते हैं ना। काल्पनिक संख्या की बात कर लेते हैं अपन। अब किसकी बात करते हैं? आइए काल्पनिक संख्या की अपन बात करते हैं ना। आओ देखो, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? यदि मैं परिभाषित करने जाऊं तो जिन संख्याओं के वर्ग भी ऋणात्मक हो सकते हैं, जिन संख्याओं के वर्ग ऋणात्मक होते हैं, उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वर्ग ऋणात्मक कैसे होंगे? स्वाभाविक है कि आपको वर्गमूल के अंदर क्या लेना पड़ेगा? तो आपको वर्गमूल के अंदर लेना पड़ेगा माइनस। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां ले लिया -1, उसके ऊपर वर्ग मूल लगा दिया, फिर वर्ग लगा दिया, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि इनका वर्ग करने के बाद भी ऋण आ जाता है। बोले फॉल्ट कहाँ हुई सर? फॉल्ट यहाँ है, लॉजिकल बात मैथ्स में ये है कि वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है, उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक मान नहीं लिए जाते हैं। बट यहाँ उन्होंने लिया तो ठीक है, उनकी कल्पना शक्ति थी, उनका अपना इमेजिनेशन था, इसलिए हमने भी कह दिया कि यह रियल नंबर नहीं है, ये आपकी कल्पना शक्ति है, आपकी इमेजिनेशन है, तो आपके लिए इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। तो जब भी वर्गमूल में माइनस लेओगे तो फिर वो काल्पनिक संख्या होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसलिए इमेजिन नंबर के आधार पर इसको आई से हम लोग डिनोट भी करते हैं। तो हमने संख्याओं के प्रकार, नंबर सिस्टम को इतना सिस्टमेटिक समझा है कि आप यदि उसको प्रॉपर समझोगे, इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। इसी तरह के डिजिटल वीडियो आप पूरे सिलेबस के यदि देखना चाहते हैं तो आपको जो हमारी ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे आपको संपर्क करना रहेगा। किस तरह से डिजिटल वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं वो डिटेल जानकारी आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं आपसे अभी के लिए विदा लेता हूं और आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म DG वीडियो का बहुत सा फायदा उठाएंगे और ये जो हमारा समय है, इस समय का सदुपयोग करते हुए और आप एक बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।